ठीक है मैम, स्टार्ट कर दीजिए। ओके, ऑलराइट। तो लास्ट टाइम हमने पैराग्राफ राइटिंग करा था। पैराग्राफ राइटिंग के अंदर ही इन टर्म्स ऑफ पैराग्राफ आपको या तो समराइजिंग आ सकता है या पैराफ्रेजिंग भी आ सकता है, या तो वो सिंपली आपको पैराग्राफ राइटिंग में कह सकते हैं कि इस टॉपिक पर एक पैराग्राफ लिखिए, जो कि अब इन्होंने करना बंद कर दिया। तो पिछले 3-4 सालों से ये ट्रेंड है कि वो आपको डायरेक्टली दे विल नॉट से कि आप ये पैराग्राफ लिखिए या इस थीम पर लिखिए उस थीम पर लिखिए। जो उन्होंने आपको पैसेज दे रखा है या जो भी आपका कॉम्प्रिहेंशन में आया है, उसी से वो या तो आपको उसको समराइज करने को कहेंगे या पैराफ्रेज करने को कहेंगे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू इज इम्पोर्टेंट। उसमें क्या पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए। यूजुअली वो आपको थ्योरी नहीं पूछते हैं, बट बी वेरी मच रेडी टू गेट अ थ्योरी क्वेश्चन ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि वो आपको थ्योरी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, एक आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो वो जरूर देंगे। दे विल मेक यू राइट they will make you okay they will make you write a paragraph, but they might just give you a theoretical question उससे पहले, राइट। जैसे कि अगर वो आपको कुछ समरी लिखने को दे रहे हैं तो उससे पहले वो आपको ये पूछ सकते हैं कि समरी क्या होती है, उसके फीचर्स बताइए, या इंपॉर्टेंस क्या होती है, समरी में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। और फिर आगे वो एज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वो आपको बोल सकते हैं कि इस चीज की समरी लिखकर दिखाइए। जो जो आपने पॉइंट्स मेंशन करे हैं उसका एग्जांपल देते हुए इस पर्टिकुलर पैसेज की समरी लिखकर दिखाइए। सो यू शुड बी वेरी मच अवेयर ऑफ what points need to be included in a summary and how it differs from paraphrasing, and इनका डिफरेंस भी एज अ थ्योरी क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। समरी समराइजिंग और पैराफ्रेजिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, और वो दोनों को ही क्वेश्चंस को मिला के आपसे पूछ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर, मान लीजिए उन्होंने आपको एक ऐसे लिख कर दे रखा है या एक अनसीन पैसेज दे रखा है, उसमें दे माइट जस्ट आस्क यू कि इसमें इसी सेम पैसेज की आप समरी लिखिए और फिर आगे इसका पैराफ्रेज लिखिए और इन दोनों के डिफरेंस को पॉइंट आउट करिए। सो समरी इज यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, समराइजिंग और पैराफ्रेजिंग दे टेक टू बी वन एंड दे राइट इट like it's the one and the same, but it is not. So today what we can do is we can, sir आपका mic on है, somebody has the mic on and I'm not able to concentrate in the class. Okay, so learning objectives. After reading this chapter, you will be able to know the importance of summarizing and paraphrasing, know how to make a summary as well as a paraphrase. So there's a difference between the two, know about the different ways of summarizing and paraphrasing, and learn of the steps involved in the process. So what is a summary for? सर आपका माइक ऑन है, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है क्लास में। सर किसी का तो माइक ऑन है। सर आपका माइक ऑन है। हाँ, सांस तो ले रहा है। ओके तो पहले आप आ जाते हैं समरी पे। समरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समरी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ समरी। कोई भी एक पर्टिकुलर चीज है उसकी ब्रीफिंग करना, उसको छोटे उसमें समझाना, एक छोटे फॉर्म में समझाना। वो एक मूवी हो सकती है, कोई आर्टिकल हो सकता है, बुक हो सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन टूडेज लाइफ, सो दैट you don't have to spend so much of time reading the whole thing. मान लीजिए कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है जिसकी आपको अपने जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपकी कंपनी है, उसमें आपको बॉस को प्रेजेंट करनी है उसकी एक समरी, राइट।
तो आप उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? कोई बड़ा सा कोई मीटिंग हुई है, उसको आपको समराइज करना है अपने सीनियर्स के सामने, अपने बॉसेस के सामने, वो आप किस तरीके से करेंगे और वो पैराफ्रेजिंग से कैसे डिफर करेगा? समराइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ समरी ऑफ अ लॉन्गर टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या हो सकता है? टेक्स्ट जरूर यूजुअली हम समझते हैं कि टेक्स्ट एक सिर्फ एक बुक होता है, राइट? वो या तो कोई नॉवल होगा या आपकी टेक्स्ट बुक हो सकती है, पर टेक्स्ट का मतलब हो सकता है कि मीटिंग में कही हुई पूरी बात, उसको आप एक टेक्स्ट कह सकते हैं। कोई और बड़ा सा कोई बोर्ड का ब्रोशर है या कोई मूवी है, राइट? कोई चीज आप सुन रहे हैं ओवर लेट्स से अ वीडियो कॉल, तो वो सब ऑल ऑफ देम कैन बी ट्रीटेड लॉन्गर थिंग दैट इज डिस्कस्ड, इट कैन बी ट्रीटेड एज अ टेक्स्ट, जिसमें बात कही गई है, जिसमें कोई कम्युनिकेशन हुआ है। इट इज एन एक्टिविटी that involves the shortening of lengthy messages. तो जो lengthy messages हैं उनको आप short में उसका मीनिंग ना चेंज करते हुए कैसे समझा सकते हैं? इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग एन abridged version of an argument. Abridged क्या? जिसको आपने छोटा कर दिया है, शॉर्ट कर दिया, ब्रीफ कर दिया है, a narrative or a concept. It involves the taking of detailed information. तो इसमें क्या है कि आप detailed information को लेंगे और उसको एक condensed version में बनाएंगे, main points जिसके सारे cover हो जाए. Since summary is the shortened version of a longer text, it picks up only relevant and important details. So this is important, that while making a summary you only pick up the relevant, जो relevant हैं, जो चीजें sense बना रही हैं और जो important चीजें हैं from the text, and present them in a minimum of space without doing harm to the subject matter. राइट? इसका क्या मतलब है कि आप सब्जेक्ट मैटर को हार्म नहीं करेंगे, आप उसका सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते, आप उसके मेन पॉइंट्स हटा नहीं सकते, आप इंफॉर्मेशन छुपा नहीं सकते। कई बार ऐसा होता है कि कोई मीटिंग हुई है, कोई लंबी बात हुई है और आगे आपको किसी तीसरे बंदे को बतानी है, तो अक्सर हम क्या करते हैं, जो चीज़ें हमको सही नहीं लगती हैं या हमारे अगेंस्ट बोली गई हैं या हमें अच्छी नहीं लगी, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैच नहीं करें, उनको हम स्किप कर देते हैं, उनको हम एडिट कर देते हैं और उसका एक लेट्स से एक पोर्शन जो है उसको हटा के बाकी सब सामने दूसरे बंदे के सामने प्रेजेंट कर देते हैं। दैट इज नॉट द राइट वे। उसको हम समराइजिंग नहीं कहेंगे। समराइजिंग का मतलब है कि ऑल द पॉइंट्स, ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन द इंफॉर्मेशन कन्वेड मस्ट बी इंक्लूडेड, जैसे कि जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी की पूरी आगे कन्वे हो, ना कि उसमें से कुछ छुपाया जाए या हटा दिया जाए, चाहे वेदर वी लाइक इट और नॉट, वेदर वी अग्री टू द whatever is being said, जो भी कहा गया है, जो भी बात हुई है, whether we agree to it or whether we don't agree, it doesn't matter. So that is how you do a summary. इसमें थोड़ा सा आगे एक एग्जाम्पल होगा जो भी हम लेंगे. It includes all essential details of the original and conveys the idea in the same way. The reader, without going through the original text, can get complex information of the text through the summary. It requires intensive brain work and practice. इसमें भी like any other thing, writing में बहुत important होता है कि आपको जो है practice हो, right? Without practice, you will never be able to get a particular sort of text. किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से बात करनी है, वो आपको तब तक नहीं आएगा समझ में जब तक कि आप उसकी प्रैक्टिस ना करें. तो फॉर वन एक प्रैक्टिस मैं आपकी यहाँ पर आज करवा दूंगी, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो बैक, think about it and also do some practice text on your own. Features of a summary. अब एक summary के features क्या हो सकते हैं? Good summary contains the following features. ये वो आपको question की तरह भी पूछ सकते हैं, right? अक्सर वो नहीं पूछते हैं, but that doesn't mean that वो नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में है तो ये जरूर आ सकता है. हो सकता है वो आपको पहले पूछे कि फीचर्स ऑफ समरी क्या है, और फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि एक समरी लिखकर दिखाइए और एज एग्जाम्पल. तो जो आप लिखेंगे कि फीचर्स हैं समरी के, वो आपको दिखाना भी पड़ेगा कि जो आपने समरी लिखी है वो सब उसमें इंक्लूडेड है. A good summary contains the following features. It provides a shortened version of a longer text. ये तो this is self-explanatory.
it's a shorter version of the longer text. It makes all the important arguments as well as the supporting details related to the argument. तो जो भी important arguments है, जो important बात कही गई है, वो सारा आपकी summary में include होगा, और जो उसकी supporting detail भी है, उसके पीछे की जो reasoning है, वो सब भी include होनी चाहिए आपके argument में. It contains the idea of the original text in the same way. So it will convey the idea of the original text in a similar manner that has been conveyed previously. Then it presents the information neutrally. So how will it present the information neutrally? Again, your point of view cannot be conveyed in the same text. कुछ बात हुई? It presents the idea of in the of the original text in the same way. इसका मतलब ये है कि आप जो है अपना point of view उसमें include नहीं कर सकते हैं. अगर मान लीजिए किसी चीज के बारे में बात हुई है, मान लीजिए जो रिजर्वेशन सिस्टम है हमारा इंडिया में, उसके बारे में बात हुई है, उसमें आपके कुछ पॉइंट्स होंगे, कुछ आपके धारणाएं होंगी, कुछ आपके व्यूज होंगे, पर जो बात लेट्स से एक डिस्कशन में कही गई है, एक मीटिंग में कही गई है, और आपको उसको समराइज करना, उसमें आप अपने आइडियाज नहीं डाल सकते हैं, उसमें आप बायस नहीं प्रेजेंट कर सकते. जो चीजें, जो बातें हुई हैं, जो बातें कही गई हैं, वो एग्जैक्टली उसी तरीके से वापस से कन्वे होनी चाहिए. आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू उसमें नहीं आ सकता. इट इज अ सेल्फ कंटेन्ड पीस ऑफ राइटिंग एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द ओरिजिनल टेक्स्ट. दूसरी बात यह है कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उससे आप रेफरेंस नहीं ले सकते. जो आपकी ओरिजिनल बात हुई थी, आप ये नहीं कह सकते कि मेन टेक्स्ट में ऐसा है, उसको देख लीजिए, तो उसमें कोई रेफरेंस नहीं आ सकता. इट शुड बी कंप्लीट एंड इंडिपेंडेंट इन इटसेल्फ, कि जो बंदा आप पढ़ रहा है आपकी समरी, उसको वापस से ओरिजिनल टेक्स्ट खोलकर ना देखना पड़े. समरी जो डॉक्यूमेंट है वो आपका कंप्लीट इन इटसेल्फ होना चाहिए. कोई समरी लिखने का ही मतलब ये है कि जो रीडर है उसको जो मेन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो उठाकर, या जो मेन टेक्स्ट है वो उठाकर ना देखना पड़े किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग, और जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो एक कंडेंस्ड फॉर्म में आपको मिल जाए. फिर लेंथ. Summary is the shortened version of a longer text. It requires only essential details of the original, but in a condensed form. There is no hard and fast rule about the length of a summary. अच्छा, length क्या होनी चाहिए? अक्सर बच्चे मुझको पूछते हैं कि length क्या होनी चाहिए मैम. जो original text है, क्योंकि वो summary है तो उससे छोटा ही होगा, पर जितना आप उसको छोटा बना सकते हैं वो आपके टैलेंट पे. कई बार क्या होता है कि सेम जो एक आइडिया है या सेम जो एक ऐसे है, उसको कोई बच्चा ऐसा होता है, उसमें इतना स्किल होता है कि वो उसको 6 लाइन में सेम बात को पूरी तरीके से कन्वे कर देता है. कोई बच्चा होता है वो शायद 8-10 लाइन ले कोई, बट तो दैट इज योर स्किल. आपका स्किल जितना अच्छा होगा, आपकी राइटिंग स्किल्स, आपकी लैंग्वेज पे कमांड जितनी अच्छी होगी, आप उसको उतना छोटा समरी को कर पाएंगे. बट देन एट द सेम टाइम आप जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, मान लीजिए ओरिजिनल टेक्स्ट ही पैसेज ही उन्होंने आपको 1 पेज का दे रखा है, तो आप उसकी समरी 1 पेज की नहीं बना सकते, या 1 पेज से ज्यादा बनाएंगे तो फिर तो वो बिल्कुल ही that will be a disaster, right? वो तो फिर problematic हो जाएगा. तो it has to be as short as possible, but then you cannot miss out on any of the main points. So this is your skill, right? This is the writer's skill, जो कि वो practice से आप develop करेंगे. Practice examples जितना ज़्यादा आप देखें, समझें. Also when you read, जब आप कोई चीज़ें read कर रहे हैं, किसी चीज़ की summary दे, तो उसको अगर आप एक conscious feeling से read करें कि इसमें राइटर ने किस तरीके का स्किल लगाया, कैसे 2-3-4 सेंटेंसेस में जो बात कही गई थी उसको उन्होंने एक ही सेंटेंस में कंडेंस कर दिया कि पूरी इंफॉर्मेशन कन्वे हो जा रही है. ये कैसे होगा? वी विल सी इन द समरी. द लेंथ आल्सो डिपेंड्स ऑन द पर्पस. आपका पर्पस क्या है उस पे भी जो लेंथ है उसकी डिपेंड कर जाती है. अ टेक्स्ट फ्लडेड विद इंपॉर्टेंट आइडियाज मे नॉट इवन बी रिड्यूस्ड टू हाफ, while the other having only a few important details may easily be reduced to one. तो कई बार अब जो टेक्स्ट है, जो बात कही गई है, वो भी अलग अलग तरीके की हो सकती है. कई बार कोई बहुत लंबा सी कोई डॉक्यूमेंट है और उसमें इतना वो कॉम्प्लेक्स है और उसमें इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडियाज कन्वे किए गए हैं कि उसको बहुत ज्यादा छोटा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी समरी भी आप देंगे तो आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस आउट नहीं कर सकते. तो कई बार
इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इतनी सारे कॉम्प्लेक्स बातें कही गई होती हैं ओरिजिनल टेक्स्ट में कि आप उसको बहुत ज्यादा समराइज छोटा नहीं कर पाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत लंबा सा, मान लो टीचर ने भी लेक्चर दिया, कई बार ऐसा हो जाता है कि क्लास में द टीचर इज गिविंग यू अ लेक्चर, लाइक अ ह्यूज लॉन्ग लेक्चर, और इजीली जब आप व्हेन यू थिंक अबाउट इट, जब आप उसको समराइज करते हैं अपने माइंड में भी, अपने किसी फ्रेंड को उसकी समरी बताते हैं, तो शायद 3-4 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो जो टीचर है उसने कन्वे किए, और आप उसको एक शॉर्ट फॉर्म में आराम से लेट्स से 5 मिनट में बता सकते हैं, राइट। इन्होंने यहाँ पर दिया है while the other having only a few important details, कुछ जो ऐसे टेक्स्ट होते हैं कि उसमें सिर्फ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं, वो दे मे बी इजीली रिड्यूस्ड टू 1/6 of the original length और 1/6 in length of the original। तो आइडियली आपको क्या करना है, ये कोई रूल नहीं है, मैं आपको फिर से बता दूं, पर आइडियली अगर आप 1/6 उसकी लेंथ कर सकते हैं, अगर 36 लाइंस का एक ओरिजिनल पैसेज है जो आपको दिया गया है, और उसको आप 6 लाइंस में, 6-7 लाइंस में कन्वे कर पाए, उसको समराइज कर पाए, तो इट इज द परफेक्ट सॉर्ट ऑफ समरी। पर जरूरी नहीं है ऐसा हो, क्योंकि लैंग्वेज इस तरीके की चीज है, और कि क्या डिस्कशन में बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि किस तरीके की समरी है, कौन सा टॉपिक था, वो कितना कॉम्प्लेक्स था, कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस पे इंक्लूड किए। सो सम टेक्स्ट आर वेरी heavy with information. If a text is very heavy with information, it's generally very difficult to summarize it. But मैं आपको बता रही हूँ कि आपके एग्जाम में जो भी आपको समरी देने को आएंगी वो यूजुअली इजी होंगी, और अगर आप 2 बारी 3 बारी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं, अगर दिमाग में थोड़ा सा एक समरी बनाएं, तो आप with first second revision you will see that you can easily wrap it up maybe in 1/6 or at least 1/4 the length, कम से कम 1/4 उसकी लेंथ आप कर दें तो वो आइडियल रहता है, अच्छा रहता है। नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, पर जितना कम से कम वर्ड्स में आप पूरी बात को कन्वे कर पाए उतना अच्छा। Generally, a summary is prepared in 1/3 of its original, but most of the time the summary writer is made aware about the length of the summary in advance। अच्छा, अगर आप प्रोफेशनली ये कर रहे हैं, मान लीजिए कल आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में चले जाएं, या आप कंटेंट के फील्ड में चले जाएं, कि आपको कंटेंट राइटिंग या कंटेंट मैनेजमेंट या इस तरीके की चीजें अगर आप कल उसमें कर रहे हैं, प्रोफेशनली कर रहे हैं, या फ्रीलांस भी कर रहे हैं, आजकल बच्चे काफी फ्रीलांस भी करते हैं कंटेंट में, तो वहां पर जब आपको, जैसे आपको आपका प्रोजेक्ट मिलेगा हाथ में, या जैसे ही आपको काम मिलेगा हाथ में, तो वहीं पर वो आपको अपना एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट बता देंगे। जो आपका एम्प्लॉयर होगा या जो आपको पैसे दे रहा होगा, वो आपको, या आपका बॉस जो है, वो एग्जैक्टली आपको, you will be made aware of the length of the summary in advance कि उनको इतनी लेंथ चाहिए। तो यूजुअली जिन लोगों का कंटेंट में, स्पेशली जिन लोगों का स्किल बहुत अच्छा होता है, वो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एम्प्लॉयर, कि उनको कितना बड़ा चाहिए, कैसे चाहिए, कितना एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो उसको घटा बढ़ा लेते हैं। दे आर सो गुड विद वर्ड्स, उनका वर्ड्स को बोलने का, कहने का स्किल इतना अच्छा होता है। हाउ टू मेक अ समरी। A summary is the synthesis of key ideas of a piece of writing restated in one's own words। अच्छा, this is also very very important guys। जो ओरिजिनल टेक्स्ट में लिखा गया और जो उसकी लैंग्वेज यूज करी है, वो आप सेम कॉपी करके उसकी समरी नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? इजी तो है ऑब्वियसली, कि कुछ लाइंस उठा के बीच बीच में, अक्सर मैंने बच्चों को ये करते हुए देखा है कि 50 लाइंस का कोई चीज दी गई है, उसकी समरी बनानी है, तो उसमें से बीच बीच में जो लाइंस उनको अच्छी लगती है उसको एग्जैक्टली वो कॉपी कर देते हैं और उनके हिसाब से समरी हो जाते हैं। ये आप एग्जाम में तो कर देते हैं और क्लास में कर देते हैं, दैट्स ओके, मार्क्स तो आपको नहीं मिलेंगे, पर बाहर अगर आप ये कहें तो आपके ऊपर कॉपीराइट का एक्शन हो सकता है, राइट। चाहे कि आप उसी चीज की जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसकी आप बता रहे हैं कि आपने समरी बनाई है, पर आप वो एग्जैक्ट वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, राइट। दैट्स लीगली ऑल्सो नॉट, वो प्लेजरिज्म के अंडर आता है। व्हाट इज प्लेजरिज्म? प्लेजरिज्म इज कॉपीइंग समबडी एल्सेस words. It includes all the important points of the original. Summary making is an art and requires certain steps to follow, which are described below. Now, how do you write a summary? This will help you out. At first, read through the entire text slowly and carefully
फाइंड द मेन आइडिया। तो हर एक चीज का, जब हमने पैराग्राफ राइटिंग पिछली बारी किया था, तो एक टॉपिक होता है, एक मेन आइडिया होता है, तो वो टॉपिक सेंटेंस क्या है वो ग्रैब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हो सकता है स्टार्टिंग में दिया गया, हो सकता है एंड में दिया गया, हो सकता है कहीं बीच में छुपा हुआ, तो उसको ग्रैब करना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देन रीड द पैसेज अगेन टू फाइंड आउट द सब आइडियाज। फिर उसके अराउंड क्या सब आइडियाज यूज करे गए हैं जो सपोर्ट करते हैं मेन आइडिया को, वो आप धीरे धीरे ढूंढते हैं फ्रॉम द टेक्स्ट। Mark or note down the key points appearing in the text. Make sure that all important points have been covered. Then you arrange the points in a logical sequence. कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए अगेन एक बोर्ड मीटिंग को लेते हैं कि बॉस ने कुछ जब हम ऐसे इनफॉर्मली बात कर रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके से मीटिंग्स आगे नहीं बढ़ती हैं। जैसे मैं भी अभी क्लास ले रही हूँ, तो ये बहुत ज्यादा एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से मैं आपको नहीं बता रही हूँ। जब आप अपनी फ्रेंड को कोई आइडिया कन्वे करें तो कई बार ऐसा होता है कि कोई पॉइंट्स हमसे छूट जाते हैं जो पहले बताने चाहिए थे, फिर हम उनको बाद में ऐड कर देते हैं। फिर कोई तो ऊपर नीचे बड़ी हौच पौच रहती है कि कोई चीज पहले बता दी, फिर कुछ और बताने लगे, फिर याद आया अरे कुछ और भी तो कहना था फर्स्ट पॉइंट के बारे में, तो फिर वापस चले गए फिर फर्स्ट पॉइंट के बारे में। पर ये आप समरी में नहीं कर सकते। अगर मेन टेक्स्ट में ये हुआ भी है, एक लॉजिकल सीक्वेंस से बात नहीं हुई है, पर समरी में आप उसको ऊपर नीचे वो जो भी जम्बल्ड है उसको आप एक लॉजिकल क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में बनाकर तभी उसको लिखेंगे। Find out the critical details necessary to support the ideas. Also identify the irrelevant and unnecessary information. और क्या चीजें, अब अगर आप सभी कुछ इंक्लूड कर देंगे, सारी एक वर्ड्स को एक तरीके से आप वापस से लिख देंगे, तो फिर समरी लिखने का कोई पॉइंट ही नहीं है। उससे बढ़िया तो इंसान ओरिजिनली लिख ले। तो ये पर्पस भी डिफीट नहीं होना चाहिए। तो जो इररेलेवेंट और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है उसको कैसे ओमिट करना है, उसको कैसे हटाना है, उसको कैसे कम कर देना है, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्शनली इम्पोर्टेंट। ये भी आपको, दिस इज अ स्किल दैट यू डेवलप, कि आपको समझ में आए कि ये जो है ये अननेसेसरी है, ये जो 5, 6, 7 सेंटेंस में बात कही गई है इसको एक जगह कंडेंस करके एक स्टेटमेंट में लिखा जा सकता है। Prepare a rough draft in your own language with the help of the points. Make sure all the important points have been incorporated in the summary. अच्छा, जब यूजुअली क्या होता है कि एक रफ ड्राफ्ट आपका बनना चाहिए आपके लैंग्वेज में। कई यूनिवर्सिटीज जो हैं, कई सिस्टम्स जो हैं, वो ये भी कहते हैं, कई एग्जामिनेशंस जहाँ पर यूनिवर्सिटीज में होती है वो कहते हैं कि एक आपका जो रफ ड्राफ्ट है वो भी आपके फाइनल एग्जामिनेशन पेपर में आना चाहिए। द ड्राफ्ट शुड बी देयर, जिसको फिर फाइनली काट दिया जाता है। यू कार्ड इट आउट, यू कैंसिल आउट द रफ ड्राफ्ट, और उसके बाद रफ ड्राफ्ट के बाद जो आप मेन जो चीज को फाइनल आपका जो वर्जन है उसको आप प्रिपेयर करते हैं, वो जो फाइनल वर्जन का जो प्रिपरेशन है उसको भी आप प्रेजेंट करते हैं। पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। तो रफ ड्राफ्ट जो है चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं इन योर एग्जामिनेशन, वरना अगर आप लिखना चाहें तो आप एक रफ मेन पॉइंट्स बना सकते हैं, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6, और रफ उसमें आपको जो भी रफ वर्क करना है फिर उसको आप एक वेरी नीटली आप अपने एक रूलर और पेन की मदद से उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, काट दीजिए और फिर फाइनल करिए। पर ये जरूरी नहीं है। इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी डज नॉट रिक्वायर यू टू डू दैट। तो अगर आप अपना रफ ड्राफ्ट अपने दिमाग में ही बना लें, राइट, मन ही मन बना ले और फिर यू फाइनली राइट विद फाइनल वर्जन, तो यू विल सेव ऑन अ लॉट ऑफ टाइम। बट इफ यू हैव द टाइम, राइट, तो इट इज अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, राइट। वो आपसे नेसेसरीली एक रफ ड्राफ्ट नहीं पूछेंगे, पर अगर आप अपने खुद से लिखना चाहें तो आप एक रफ ड्राफ्ट प्रिपेयर करके, पर उसको काटना जरूरी है। अगर आपने रफ ड्राफ्ट को काटा नहीं तो क्या होगा, फिर वो जो आपका रफ ड्राफ्ट है उसी को टीचर है वो फाइनल समझ लेगा। हो सकता है गलती से वो उसी पे आपको मार्क कर दे और फाइनल जो आपका जो आपका फाइनल समरी है उसको वो ना देखे या उस पर ध्यान ना दे। तो मेक श्योर इफ यू राइटिंग द रफ ड्राफ्ट फॉर योर ओन बेनिफिट, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट मैंडेटरी, यू कट इट आउट, राइट, एंड द टीचर इज एबल टू सी दैट इट इज। तो आप उस पर लिख भी सकते हैं रफ ड्राफ्ट और उसको आप काट सकते हैं, so that the teacher understands that it is a rough thing and not the final version. Then you revise the draft and improve its language. फिर आप फाइनल की ड्राफ्ट को रिवाइज करके उसकी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट आउट द समरी इन इट्स फाइनल रिवाइज्ड फॉर्म, देन यू फाइंड
write out the summary in its revised form and mention the number of words at the end of the summary within brackets. तो यूजुअली यहाँ पर तो आपको छोटी समरी ही लिखने को कहा जाएगा 150 वर्ड्स या 200 वर्ड्स, बट कई बार क्या होता है आपके पास टाइम कम है और यू कैन नॉट एग्जैक्टली काउंट द वर्ड्स की कितने कितने काउंट्स. एक ब्रैकेट में आपको लिखना होता है नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू दिस मच. तो अगर आपको इफ यू डोंट हैव द टाइम तो आप टाइम सेव करने के लिए क्या कर सकते हैं कि जैसे आपके हर एक की राइटिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है. कुछ लोग थोड़ा बड़ा राइटिंग करते हैं, कुछ लोग छोटे करते हैं. तो एक मोटा एस्टिमेट लगा लीजिए कि आप एक लाइन जब लिखते हैं तो उसमें कितने वर्ड्स आ जाते हैं. लेट्स से 8 वर्ड्स आ जाते हैं. यूजुअली 8 वर्ड्स आ जाते हैं. एक नॉर्मल जो A4 साइज शीट होती है उसमें जब बंदा लिखता है विद द मार्जिन्स 8 words are usually included. तो आप 8 से मल्टीप्लाई करके the number of lines that you're writing एक estimated लिख सकते हैं. Obviously nobody is checking your, nobody is counting and checking your words. But अगर आप प्रोफेशनली ये चीज कर रहे हैं, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंटेंट लिख रहे हैं या इफ यू आर responsible for the content that is being produced in a particular company, then you have to be exactly sure of the words कि आपने कितने words include करें and you have to exactly mention the word. तो usually क्या होता है कि आपके पास जब आप ऐसे लिख रहे होते हैं तो you're typing, you're not exactly writing. तो number of words जो word count होता है उसका एक facility होती है obviously जो ये editing software होते हैं उनमें. तो there you don't, but you need to know and you need to mention the exact number of words that you have been using. Now they've given you an example here. Summarize the following passage in 50 words. इसी तरीके का आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा. Pure is the water that contains all essential elements and minerals at levels which do not pose risk to health. Absolutely pure water is not found in nature. In fact, distilled water is undesirable for health. If not present in excess, certain salt gases in solution make water more palatable. What is palatable? More tasty. More according to the needs of human taste. Many of the chemicals and substances may be naturally occurring in water, but the concentration is the key factor in distinguishing natural components and contaminants. अच्छा, आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए इस तरीके की चीजें समझने के लिए. तो दिस गोज विदाउट सेइंग, आप जितनी अपनी वोकैबुलरी अच्छी कर सके, जितनी आप रीडिंग प्रैक्टिस कर सकें, उतना इजीली यू विल बी एबल टू डू दीस क्वेश्चंस. सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर जनरली टेकन एज सेपरेट रिसोर्सेज आर इंटररिलेटेड. सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर जो है हालांकि उनको अलग माना जाता है पर वो इंटर रिलेटेड है. सरफेस वाटर सीप्स थ्रू द सॉइल and becomes groundwater. Conversely, groundwater also feeds surface water sources. Surface water has the maximum potential for contamination. Contaminants क्या होते हैं? Contamination क्या होता है? All of these words you should be familiar with. Contaminants can be natural or human induced. Natural water contaminants may originate from rocks and soil, while industrial discharge, urban activities, leaking fuel tanks, toxic chemical spills called anthropogenic contaminations cause all anthropogenic contamination. Like surface water, groundwater resources are vulnerable to contamination because of the various human activities. अच्छा, कई बार क्या होता है कि आप एक पैसेज पढ़ रहे हैं और कोई ऐसा वर्ड है डिफिकल्ट है, आपको समझ नहीं आ रहा है, पर डोंट गिव अप ऑन इट. आप वो पैसेज को बार बार पढ़िए. इवन विदाउट नोइंग द वर्ड एक अंदाजा आपको लग जाएगा कि इस वर्ड का क्या मीनिंग होना चाहिए. कि मान लो आपको कंटामिनेंट्स का मीनिंग नहीं पता है. कंटामिनेशन मतलब किसी तरह की मिलावट होता है, पर अगर आपको कंटामिनेंट्स का मीनिंग नहीं भी पता है तो भी आप जब पैसेज को आगे पढ़ते चल जाएंगे तो एक आपको आइडिया लग जाएगा. जैसे इन्होंने लिखा है नेचुरल वाटर कंटामिनेंट्स में ओरिजिनेट फ्रॉम रॉक्स एंड सॉइल व्हाइल इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज. अब इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज क्या है? किसी तरीके की गंदगी है, मिलावट है. अर्बन एक्टिविटीज से क्या होता है? लीकिंग फ्यूल टैंक से अगर कुछ लीक होगा तो क्या, तो इससे आपको थोड़ा बहुत केमिकल स्पिल्स की वो बात कर रहे हैं, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये सारे कंटामिनेंट्स का मीनिंग क्या होना चाहिए कि जो किसी तरीके की मिलावट हो जाती है पानी में. फॉर एग्जाम्पल, when animal waste, fertilizers, herbicides, insecticides and fungicides are applied to the cropland, some of their parts leach into groundwater resources. अच्छा,
ये तो अब आपका पैसेज हो गया। अब इसकी समरी आप किस तरीके से लिखेंगे? प्योर वाटर कंटेन्स सम केमिकल। अब देखो उन्होंने समरी क्या कर दिया, बस 50 words. In just 50 words, they have summarized everything. Pure water contains some chemicals and minerals in limited quantity. जो pure water है, वो कुछ ना कुछ chemicals और minerals contain करता है limited quantity. Concentration decides whether it is a natural component or contaminant. Contaminants can be natural or human induced. Contaminants natural हो सकते हैं या human induced हो सकते हैं. Natural contamination can originate from rocks, rocks and soil, whereas human induced contaminants like fertilizers, herbicides, etc. leach into the groundwater and contaminate it. So this big passage has been reduced to this small number of 50 words in a very, very apt manner. Now you have some points to remember here. The writer should keep the following points in mind while making a summary. The summary should be brief and concise, right? It should convey the gist of the original. जैसे यहाँ पर उन्होंने gist of the original को convey किया, उसी तरीके से जो आपकी summary है, it should convey the gist of the original. It should be independent piece of writing. ये मैं आपको पहले ही पॉइंट बता चुकी हूँ कि जो आपकी जो समरी है वो एक इंडिपेंडेंट पीस ऑफ राइटिंग होना चाहिए और उससे ये वाली फीलिंग नहीं होना चाहिए कि वो डिपेंडेंट है ओरिजिनल टेक्स्ट पे। वो टोटली उसकी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए ओरिजिनल टेक्स्ट से। ओरिजिनल टेक्स्ट को खोलने की इंसान को जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए जब आपकी समरी को पढ़ रहा है और उसका एक होलसम मीनिंग बन जाना चाहिए। द समरी शुड कन्वे द सेम मीनिंग एज इंटेंडेड by the author of the original text. Again, इसमें आप अपनी ओपिनियन, अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी चाह, अपने कमेंट्स, अपनी समरी नहीं डाल सकते हैं। आप जो एग्जैक्टली कन्वे हुआ है आपको फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट, उसको आपको शॉर्ट फॉर्म में आगे कन्वे करना है। हो सकता है मैं अगर कोई ऐसी चीज है जिससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं कर रही हूँ, वो लिखा गया और मुझे उसकी समरी बनाने को दिया गया, फिर भी मैं समरी में एग्जैक्टली वही कन्वे करूंगी जो कि ओरिजिनल टेक्स्ट में कहा गया है। वहां पे मेरी ओपिनियन का कोई मीनिंग नहीं है और खुद की ओपिनियन देना उसको गलत बना देता है। द समरी शुड बी कंसेक्यूटिव नैरेटिव और उसमें लिंक्स होने चाहिए। आपको इतनी बड़ी समरी लिखने को आएगी नहीं कि आपको अलग अलग बड़े बड़े पैराग्राफ्स बनाने पड़े, पर सेंटेंसेस के बीच में भी एक लिंक होना चाहिए। Since summary is a shortened version of a longer text, the superfluous and ornamental words used in the original, तो बहुत ज्यादा ऑर्नामेंटल और बहुत कई बार टेक्स्ट को बहुत सुंदर बनाने के लिए उसको बहुत अच्छे से पोएटिक लाइक लैंग्वेज में डिस्क्राइब किया गया, तो इस तरीके की लैंग्वेज आप समरी में अवॉइड करेंगे। शॉर्ट, crisp, to the point, that is what you'll write in a summary. The writer should not copy the words or phrases from the original. जो writer है उसको words और phrases copy नहीं करने हैं। Synonym जरूर आपको पता होने चाहिए। Similar जो words जिनके meaning same होते हैं, simple words that mean probably the same that are mentioned in those complex words or sentences. The writer should combine two or more sentences to जो बात कही गई उसको आप सिंपल शॉर्ट सेंटेंस में आप कैसे, सिंगल सेंटेंस में कैसे कंबाइन कर सकते हैं। अ सेंटेंस और अ क्लॉज कैन बी रिप्लेस्ड विद अ फ्रेज एंड अ फ्रेज विद अ वर्ड। तो बहुत सारी जो चीजें उनको छोटा कर देना, उसके लिए आपकी वोकैबुलरी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इन केस द टेक्स्ट कंटेन्स टू इक्वली इंपॉर्टेंट आइडियाज, ईदर ऑफ देम शुड नॉट बी रिजेक्टेड। अगर डिफरेंट दो अलग अलग आइडियाज हैं तो दोनों में से कोई भी रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, उनको इक्वल इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए और उनको कंबाइन करना इज द आइडियल वे। कोटेशंस, इडियम्स, ये सब को अवॉइड करना है, ठीक है। अगर कोई ओरिजिनल टेक्स्ट में कोई लंबा सा कोट दिया है, गांधी जी ने ये कहा था या नेहरू जी ने ये कहा था या किसी और ने, या इडियम्स कोई लिखे हुए हैं, तो उनको आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं। इफ द टेक्स्ट अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, जो एक्स्ट्रा एडेड इंफॉर्मेशन है, उसको कम से कम आपको करना है, कट डाउन करना है। If the text contains both the names as well as designation, it would be better to include the designation. अगर नाम और designation फला फला ये जो यहाँ के डायरेक्टर हैं ऐसा है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ जो उनकी डेजिग्नेशन है, the manager or let's say the director of this company or whatever, that will make it
शॉर्ट, तो सिर्फ डेजिग्नेशंस को आप रखें. द समरी शुड बी a piece of good English. The language should be simple and correct, free from all kinds of spelling, grammatical mistakes होनी नहीं चाहिए, तो this goes without saying. The summary should be free from slangs and self-coined abbreviations. तो हम नोट मेकिंग में हमने सीखा था कि हम abbreviations यूज कर सकते हैं, बाद में हम की देते हैं, पर summary राइटिंग में ये नहीं होगा क्योंकि वो स्टैंडर्ड इंग्लिश में लिखा जाएगा, तो इसमें आपकी स्लैंग्स नहीं आएंगे. अब स्लैंग क्या होता है? स्लैंग इज द वर्ड जो कि आपकी जो फॉर्मल लैंग्वेज है उसका पार्ट नहीं है, बस आप चलती भाषा में उसको आप यूज करते हैं. जैसे हिंदी में हम यार बोलते हैं कि अरे यार ऐसा हो गया या वैसा हो गया, और यार इज अ टर्म जो कि हम अपने जब आप हिंदी में कुछ एक्चुअली एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट में लिखेंगे तो आप ये सब नहीं लिख सकते. तो सारे जो स्लैंग्स हैं, जो ऐसी भाषा है जो फॉर्मल लैंग्वेज में नहीं आती है, उसको आपको अवॉइड करना है. खुद के बनाए हुए अब्रिविएशंस नहीं यूज करने हैं. अब्रिविएशंस तो आप कंप्लीटली यूज ना करें तो ही अच्छा रहेगा. द राइटर शुड अवॉइड द यूज ऑफ टेक्निकल वर्ड्स, और टेक्निकल वर्ड्स भी जितने हैं वो भी अवॉइड करने चाहिए. सिंपल वर्ड्स जो सबको समझ में आए, जो जार्गन है वो सब यूज. अब हम आ जाते हैं, ये तो दिस इज जस्ट अ guide as to how you write a better summary. इसके बाद आपका आ जाता है paraphrasing. Paraphrasing is the process of making a paraphrase of some text. It is the activity of expressing the information or idea of someone else in one's own words. तो summary में क्या होता है कि वो एक छोटा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे मेन पॉइंट्स कन्वे होते हैं, पर पैराफ्रेज करने का मतलब क्या होता है कि उसी चीज को अपने वर्ड्स में समझाना. उसमें आपको चीज को छोटा नहीं करना है, सारी बातों को इंक्लूड करना है, हर एक चीज को इंक्लूड करना है, पर उसको रीस्टेटमेंट करना है, उसको अपनी भाषा में, सिंपल भाषा में कहना है. It is a restatement of the meaning of a text with different words than that of the original. राइट. तो जो ओरिजिनल टेक्स्ट में वर्ड्स यूज किए गए हैं वो वर्ड्स के अलावा, जैसे कि टीचर है, अगर वो आपको लाइन बाय लाइन एक लेसन, जैसे मैं आपको यहाँ पे लेसन समझा रही हूँ, या एक एक टेक्स्ट को उठा के उसको अपने वर्ड्स में उसको आपको समझा रही हूँ, दिस इज पैराफ्रेजिंग. मैं आपके लिए पैराफ्रेज कर रही हूँ कि मैं जो भी कहा गया है उसको अपने शब्दों में लाइन बाय लाइन आपको बता रही हूँ. इट इज नॉट सिंपली taking of the words from another person and changing few of them to make one's own. Rather, it is the activity of translating the idea. जो आइडिया है, जैसे अभी इस चैप्टर में जो आइडिया है, इसको मैं आपको ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ, ऑफ अनदर पर्सन एक्सप्रेसिंग देम इन वंस ओन वर्ड्स. उसी आइडिया को जो इन्होंने कहा है उसको मैं अपने शब्दों में ढालकर आप तक उसको पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ. इट इज द रीस्टेटमेंट और रीवर्डिंग ऑफ अ टेक्स्ट दैट गिव्स मीनिंग इन अनदर फॉर्म बट कंटेन्स द सेंस of the original material. This is very important, that it contains the sense of the source material or the original material. It takes the idea from the source text and explains it in detail. It does not care for the length. Paraphrasing में आपको लेंथ की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए. तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो नई फिल्म आई है, क्या नाम है इसका, लाल सिंह चड्ढा, कि एक इट्स कॉल्ड अ रीमेक, लाइक एक इंग्लिश की मूवी थी जिसका नाम था फॉरेस्ट गंप. तो करीब करीब उन्होंने क्या किया, सेम चीज को रीमेक किया है. तो आइडिया जो है, जो बात है, जो इमोशन है, जो उसका एक मॉरल उसके पीछे छुपा हुआ है, वो सारा जो है सेम कन्वे करने की कोशिश करिए, पर उसको अपनी भाषा में अपने तरीके से एक इंसान ने कहा है, तो उसको भी आप एक तरीके से पैराफ्रेज कह सकते हैं. Paraphrase is the presentation of something, whether written or spoken, by using different words rather than the original. तो यहाँ पे आप words जो हैं उनको change करके it explains or clarifies the text. वो explain करता है और clarify करता है text को, that is being paraphrased. It contains the simpler and the shorter version of the original. It does not require shorter. इन्होंने लिखा है, पर जरूरी नहीं है कि पैराफ्रेज छोटा ही हो. पैराफ्रेज जो है, कई बार एक लाइन का पैराफ्रेज, कोई एक लाइन होती है इट इज सो हैवी विद मीनिंग कि उसका जो पैराफ्रेज होता है, उसका जो मीनिंग आप बताते हैं, समझाते हैं, वो कई बार लंबा भी हो जाता है. हालांकि आइडियल सिचुएशन ये नहीं है कि आप पैराफ्रेज को बहुत लंबा कर दें, बट ऐसा भी जरूरी नहीं है कि
उसको छोटा ही होना है, कोई इसमें रूल नहीं है। समरी में तो रूल है कि ओरिजिनल टेक्स्ट से वो छोटी ही होगी, अगर ओरिजिनल टेक्स्ट से बड़ी हुई तो समरी का जो पर्पस है, जो उसका उद्देश्य है, वो ही डिफीट हो जाता है, वो ही खत्म हो जाता है, क्योंकि उद्देश्य तो यही था कि आपको छोटा करके वही जो आइडिया है ओरिजिनल वो कन्वे हो जाए। पैराफ्रेज में ये है कि वो आपको ज्यादा एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए सेम चीज को डिफरेंट वर्ड्स में कहा जाता है, समझाया जाता है। It does not require the accompanying of a direct quotation. Rather, the writer adds the source at the end of the sentence or entire paraphrase. Okay. Characteristics of a good paraphrase. Good paraphrase includes the following characteristics. It rephrases the source material and presents its author's idea in the words of the writer. It avoids so many direct quotations. It reverts the source text in a simple language and makes the meaning clear to the reader. It is accurate and fair. यहाँ पर भी आप अपने खुद के आइडियाज नहीं दे सकते हैं, जो सोर्स टेक्स्ट में आइडिया है वही आपको आगे देना है। Therefore it is accurate and fair, और उसको साइट प्रॉपरली साइट किया जाना चाहिए। Importance क्या है paraphrasing की? While writing, one uses various sources of information to write something. Sometimes she or he incorporates the information verbatim. Verbatim का मतलब sometimes you borrow the idea from the source text. It is necessary to either quote the source of the cited material or change its language. कई बार क्या होता है कि मान लो कहते जैसे कोई इंसान स्पीच दे रहा है और स्पीच देते देते उन्होंने कहा कि नेल्सन मंडेला का नाम ले लिया कि नेल्सन मंडेला ने भी यही बात कही थी, ठीक है, पर हो सकता है कोई इंसान जो उसको पढ़ रहा है उसको ये पता ही नहीं कि नेल्सन मंडेला है कौन और उसने क्या बात कही थी। तो पैराफ्रेजिंग में जो वहां पे साइट की हुई बात है, जो दूसरे सोर्स से इनकॉर्पोरेट की हुई बातें हैं, उसको एक्सप्लेन करना या उसको रिफ्रेज करना है, उसको डिफरेंट वर्ड्स में बताना, ये पैराफ्रेज का काम हो जाता है और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इट इज नेसेसरी टू ईदर कोट द सोर्स और द साइट, या तो आप उसको डायरेक्टली कोट करें कि क्या मटेरियल साइट पर है, या फिर आप उसकी लैंग्वेज को चेंज करते। पैराफ्रेजिंग इज द एक्टिविटी ऑफ रीफ्रेजिंग द सोर्स मटेरियल और आइडिया इन वंस ओन वर्ड्स। इट अलाउज द राइटर टू एग्जामिन द मीनिंग ऑफ द अदर writer's work, rephrase the idea or material and craft it to suit his or her. तो हर एक का एक तरीका होता है किसी चीज को पैराफ्रेज करने का। आपका स्टाइल अलग हो सकता है पैराफ्रेजिंग का और दूसरे बंदे का दूसरा हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द पर्सन्स राइटिंग। इट कन्वेज द मैसेज ऑफ द राइटर टू the writer has understood the source material. तो इससे मैसेज क्या कन्वे होना चाहिए जो आपका रीडर है कि जो बंदा पैराफ्रेज लिख रहा है उसको ये बात, उसको जो सोर्स मटेरियल है वो ठीक से समझ में आया और उसने उसको एक तरीके से बेटर एक्सप्लेन किया, उसकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ा दिया है। पैराफ्रेजिंग इज एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर नॉन फिक्शनल राइटर्स। जो एसेइस्ट होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, राइटर्स होते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कल को अगर आप अपने करियर जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं या कोई राइटर बनना चाहते हैं इस तरीके से, तो इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट दैट यू इनकॉर्पोरेट द आइडिया ऑफ द writer or material of the author into your own work to improve the quality. It helps to integrate the source material without the use of so many direct quotes. It also protects the writer from the charge of plagiarism. The writer paraphrases the information in simple words to make it easy to comprehend. How to paraphrase a text? Paraphrasing बहुत एक complex process है। पहले तो आप 3, 4, 5 बारी जितने बारी पढ़ सके टेक्स्ट को पढ़ें, जो सेंट्रल आइडियाज हैं, सब आइडियाज हैं, उनको नोट डाउन करें। टोन क्या है सोर्स टेक्स्ट की? कई बारी सार्कास्टिक टोन होती है, कई बारी बहुत रूड टोन होती है, तो टोन किस तरीके की है टेक्स्ट की वो समझना भी बहुत एक दिस इज इंटेलिजेंट वर्क। जो बहुत एक जागरूक राइटर रीडर होगा उसी को समझ में आएगा कि टोन क्या है सोर्स टेक्स्ट की। Put the original aside and write the paraphrase. Set the ideas in your own words. Compare the paraphrase with the original. बार बार आप कंपेयर करेंगे उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको क्या एडजस्टमेंट करना है। कोई ऐसी चीजें तो नहीं है जो एग्जैक्टली उन्होंने भी वही कहा, आपने भी उसी तरीके से लिख दिया, आपको दूसरे तरीके से सिंपल फॉर्म में समझानी है। चेक द पैराफ्रेज फॉर एक्यूरेट टोन एंड मीनिंग एंड चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर एंड देन यू साइट द ओरिजिनल। Paraphrasing can be done with an individual sentence, paragraph or more. For example, original sentence है success is desired by all.
पैराफ्रेज क्या है? एवरीबडी डिजायर्स सक्सेस इन लाइफ और एवरीबडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ. इट मीन्स द सेम, just that they have changed the language so that it can be understood well. There is no fixed rule about the length of a paraphrase. It can be shorter, longer, जैसे आपको चाहे, equal in length भी हो सकता है. अब इन्होंने एक आपको टेक्स्ट दे रखा है, the practice of dowry पे, कि किस तरीके से उन्होंने पूरा आपको एक टेक्स्ट बनाकर दे रखा है कि उसको स्त्री धन, कन्यादान, ये वो उसके बारे में, और फिर उसका पैराफ्रेज दे रखा है, राइट? तो ये जो है, अगर आप चाहें तो आपका जो वहाँ पे SOL में मटेरियल है, वहाँ पे आपको पैराफ्रेजिंग के एग्जांपल्स दे रखे होंगे. अभी आई एम जस्ट अ बिट शॉर्ट ऑन टाइम, सो आई डोंट think I'd be able to do this, but I hope you got it right. तो आप इसका पैराफ्रेज का, वरना आप ऑनलाइन में जाके कोई भी वेबसाइट खोल लीजिए, एग्जांपल्स ऑफ पैराफ्रेज टाइप करिए और एक सोर्स टेक्स्ट मिला होगा और आपको उसका एक पैराफ्रेज मिला होगा, उसको आप कंपेयर करके देखिए कि किस तरीके से सोर्स टेक्स्ट लिखा गया है, किस तरीके से उसका पैराफ्रेज लिखा गया है और कैसे उसको कन्वे किया गया है. They've given you a second example also, paraphrase the following text. ये आपको एग्जाम में आ सकता है, जो आपका ओरिजिनल सोर्स टेक्स्ट है, जो आपका लेट्स से उन्होंने कोई पोएम लिख कर दे दिया आपको और उन्होंने कहा उसको पैराफ्रेज करके बताओ, तो आप उसको पोएम नहीं लिखेंगे, पोएम की जगह वापस से पोएम नहीं लिखेंगे. उन्होंने अक्सर वो पोएम्स देते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि वो कोई बहुत किसी ने कोई राइटर ने कोई गाना लिखा है, जैसे उन्होंने एक बारी ये इमेजिन करके ये गाना है वेरी वेरी फेमस, तो उन्होंने वो दे दिया था एज द टेक्स्ट और उसमें से काफी उन्होंने कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस पूछे थे और पीछे से एक पैराफ्रेज लिखना था. तो आप पोएट्री का पैराफ्रेज पोएट्री में नहीं लिखेंगे, अपने वर्ड्स में बस उसको एक्सप्लेन करेंगे. Now they've given you some useful tips. The paraphrase should have the same sense as that of the original. Say what the original says and try to reproduce the ideas. Change the order of sentences. उसको भी आपको chronological sequence में लगाना है, starting from the very first idea, very first, second, third, fourth. अगर original text को ऊपर नीचे करके भी दे रखा है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई मीटिंग में बात हुई है, कोई चीज पहले कह दी गई, फिर कुछ और बात कही गई, फिर बीच में इंटरप्ट करके वापस से उस पे आ गए, तो इस तरीके से ऊपर नीचे ओरिजिनल टेक्स्ट में हो सकता है, पर आपको फाइनली व्हेन यू आर पैराफ्रेजिंग यू हैव टू पुट इट इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. ब्रेक द इंफॉर्मेशन इनटू पीसेस, टर्न अ लॉन्ग सेंटेंस और टू इनटू मोर सेंटेंसेस. यहाँ पर समरी से उल्टा, समरी में क्या होता है कि आपको 2, 3, 4 सेंटेंसेस को, क्योंकि आपको शॉर्ट करके देना है, तो आप उसको एक जगह कंबाइन कर देते हैं, राइट, जिससे कि सारे आइडियाज जो हैं छोटे फॉर्म में कन्वे हो जाए. यहाँ पर अगर कोई बड़ा सा चीज है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, उसको आप ब्रेकअप कर सकते हैं 2, 3, 4 सेंटेंसेस में, जिससे कि आइडिया जो है वो इजीली कन्वे हो जाए और अच्छे से क्लियरली कन्वे हो जाए. चेंज द सेंटेंस स्ट्रक्चर. आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स यूज कर सकते हैं, वर्ड्स और फ्रेजेस जो हैं एग्जैक्टली ओरिजिनल की तरह मत यूज करिए, थोड़ा सा डिफरेंट यूज करिए. अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन समराइजिंग एंड पैराफ्रेजिंग. अभी तक आपको ये क्लियर हो गया होगा, फिर भी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू नो, और ये आपको आपके एग्जाम में भी वो पूछ सकते हैं कि समराइजिंग और पैराफ्रेजिंग क्या है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. इस पर्टिकुलर टेक्स्ट की समरी लिख के दिखाइए और इसी का पैराफ्रेज लिख के दिखाइए, तो दोनों आप सेम नहीं लिख सकते हैं. समरी would be different, paraphrase would be different. Summarizing and paraphrase are almost similar actions and follow many of the same processes, but they are different from each other as well. Difference lies with their objectives. Objective क्या है समरी का? कि वो एक condensed version हो, छोटा version है. It involves the process of shortening the text, but paraphrasing is the restatement or rewording. Don't forget this, restatement or rewording of the source material in a different forms than the original text. It is not concerned with the length. यहाँ पे आपको length से कोई मतलब नहीं है कि कितनी length होनी चाहिए. The difference also lies with the scope. A summary usually conveys all the main ideas of the original text, while the paraphrase can convey only the main point or part of the text. Right? We can understand the difference with the help of the following example. यहाँ पर इन्होंने एक और example आपको दे रखा है, एक summary और एक paraphrase. ये भी reservation पे ही है. So this is how it is. They've given you several examples here. I wish we had a group जहाँ पर मैं आपको ये सब share कर पाती.
you know, all of that. If somebody can make it, I would be very happy to, you know, convey all of this information to you. और ये जो PDFs मेरे पास हैं ये मैं आपको आगे दे पाती for practice. But otherwise आपके SOL की website में भी there is a lot of material available that you can use. Okay guys, I think this is it for today. Next time हम आपका report writing, CV writing और इंटरव्यू ये हम कवर करेंगे. CV राइटिंग कैसे करना है, CV रेज्यूमे और CV और रेज्यूमे में क्या अंतर होता है, इंटरव्यू क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग कैसे करनी है. तो दिस आई विल डू ऑन सैटरडे. थैंक यू गाइस.